welcome all of you on behalf of our Pusa Road CP Study Circle on today's very hot topic, notice under section 148 under the new provision which is old provision, and there are a lot of queries and myths on this subject. Our authority and elder brother CA advocate Dr. Rakesh Gupta ji is with us. I welcome you, sir. I also welcome our former Center Council member CA Sanjay Agrawal ji, former Regional Council member CA Rajendra Narang ji, our co-opted member in ICI Ashwini Jindal ji, Randeep ji, Sunil Arora ji, Arun Jain ji, Rajiv Kohli ji, Sunil Dhamija ji. And as you know, there is no need to introduce our elder brother, but it's still my duty to introduce him very briefly. Sir did his high school and intermediate and got secured merit position and graduation from St. John's College, Agra in 1980 and secured first rank in the university. He is a FCA, FCS, AICWA, MBA, LLB, first rank in university, LLM, PhD. He was appointed as a member of Income Tax Appellate Tribunal at the age of 37 years, posted at Hyderabad, but resigned later on. He authored so many books and also co-authored with partners Dr. Rajkumar Agrawal. He presently practicing as an advocate and appearing in Income Tax Appellate Tribunal, High Courts and Supreme Court of India. He also argued high-profile cases of the country at Tribunal and High Court, drawing wide media coverage. He participated in United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, held at UN headquarters in New York in April 2017 and April 2019, and at European United headquarters in Geneva in October 2018. He is also a member of International Association of Tax Judges. He was invited to address Chamber of Commerce and Industry on Finance Bill 2019 in Abu Dhabi and Bahrain. But above all this, I remember one incident. Earlier मैंने एक incident का जिक्र किया था कि how Dr. Rakesh Gupta ji become Rakesh Gupta ji in 1994. एक मेरे को घटना याद आ रही है, 2017 अक्टूबर की है. सैटरडे का दिन था. मैंने सर को कॉल किया कि सर मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं. तो सर का जवाब था कि राजेश कभी भी आ जाओ. दिल्ली में आना चाहते हो तो ऑफिस दिल्ली में है और घर मेरा फरीदाबाद में. तो मैंने कहा सर कोई जरूरी नहीं है, यदि आप कहोगे तो मैं मंडे को फरीदाबाद वो दिल्ली आ जाऊंगा. तो कहा नहीं राजेश, संडे कल मैं खाली हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ. तो मैंने कहा चल ठीक है, काम टाइम दे दो. सर ने मेरे को अर्ली मॉर्निंग का टाइम दे दिया. मेरे को पता है सर भी जल्दी उठ जाते हैं और मैं भी जल्दी उठ जाता हूँ. तो मैं सर के पास 9 बजे पहुंच गया और सर बिलीव नहीं करोगे, सर वाज वेटिंग फॉर मी और हमारी डिस्कशन हुई काफी. फिर थोड़ी देर बाद जब बहुत सारी बातें होती नहीं लगी, क्योंकि सर भी ब्रज से हैं और मैं भी ब्रज से हूँ, तो बात होने लगी फैमिली की. सर ने कहा कि राजेश आओ, मैं अपने पिताजी से आपको मिलवाता हूँ. तो सडनली, वैसे मेरे को पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कहा सर पिताजी आपके साथ रहते हैं. तो सर ने कहा राजेश मैं अभी इतना बड़ा नहीं हो गया कि पिताजी को अपने साथ रख सकूं. तो देखिए सर कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी सर की पोजीशन, और वास्तव में वो बात मेरे को दिल को छू गई. और ये बात मैं भी जानता हूं क्योंकि ब्रज से हूं, और सभी आप लोग जानते होंगे कि जिनके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद है उनके ऊपर सब कुछ का आशीर्वाद है. और माँ सरस्वती का तो हर एक के ऊपर आशीर्वाद रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे बड़े भाई साहब के पास लक्ष्मी जी का भी बहुत आशीर्वाद है. तो सर विद दिस आई वंस अगेन वेलकम यू सर एंड ओवर टू यू. और बहुत सारे मिस हैं सर 148 पे. एक सबसे बड़ा, आपने वैसे तो सारी क्वेरीज भेज दी हैं, लेकिन सर एक और लोगों की क्वेरीज बड़ी जो आई है मेरे को, लोग कह रहे हैं कि सर पहले जो 148 होता था तो मेंबर्स जाकर के आईटीओ के पास फाइल देख लेते थे, रीजन पढ़ाते थे और रिटर्न में उस अपनी वीकनेस को कवर कर लेते थे. लेकिन फेसलेस में सर इस तरह का प्रोविजन नहीं है. रीजन तो बाद में मिलते हैं 148 की रिटर्न भरने के बाद. तो जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी एसएससी को अपनी गलती या मिस्टेक को दूर करने के लिए, वो अब नहीं मिल रही है. सर तो थोड़ा सा आपकी भी हम गाइडेंस चाहेंगे. और आई विल रिक्वेस्ट आवर फॉर्मर सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए संजय अग्रवाल जी, काइंडली सर प्लीज
address us before going to Rakesh Gupta ji. संजय जी आप सुन रहे हैं सर? नहीं है संजय जी, मुझे लगता है शायद चले गए होंगे या फिर उन्होंने ऑफ कर लिया होगा। सर एनीवे हैं हमारे नारंग साहब भी हैं, हमारे फॉर्मर काउंसिल मेंबर। सॉरी सर अरुण जैन जी भी हैं। आई वेलकम अरुण जैन जी। सब शुरू करो सर, ये गुप्ता जी को सुनने के लिए आए हैं सब। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं नारंग जी को भी बस रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप बोलना चाहोगे सर या सीधा मैं राकेश जी के पास जाऊं सर? सर हम पढ़ने के लिए आए आज। ठीक है सर, थैंक यू सर। आई वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू एंड ऑल अटेंडी आल्सो एंड ओवर टू राकेश गुप्ता जी, आवर एल्डर ब्रदर। सर थैंक यू राजेश जी। All in all of Pusa Road Study Circle and my very good friends Arun ji, Ashwini Randev ji, Ashwini Jindal ji, Sanjay ji, Rajinder Narang ji, Dhamija साहब, कोहली साहब, सुनील अरोड़ा साहब, और इस पर्दे की पृष्ठभूमि में मेरे बहुसंख्यक मित्र, आप सभी का आज की वेबिनार में जो उत्साह वो देखने लायक है। उसके पीछे अपने कारण भी हैं और उत्साह इसी बात से स्पष्ट होता है कि अभी कुछ दिन पहले ही शायद आपके स्टडी सर्किल ने लगभग इसी टॉपिक के आसपास ही कोई शायद चर्चा परिचर्चा का मीटिंग रखा था, वेबिनार रखा था। लेकिन ये जो टॉपिक है 148, इसको लेकर जितनी जिज्ञासा और उत्सुकता है, और उसकी वजह यह है कि पुराना लॉ, नया लॉ, क्या पुराना लॉ और नया लॉ साथ साथ काम कर रहे हैं? यदि साथ साथ नहीं कर रहे हैं तो जो नोटिसेस हैं वो पुरानी लॉ के अंतर्गत इस नए लॉ के पीरियड के दौरान क्यों आ रहे हैं, और उस दौरान आ भी रहे हैं तो कौन सा लॉ लगेगा तो क्या वो लॉ लगाया जा रहा है, और लगाया नहीं जा रहा है तो क्या हमको आयकर अधिकारी, चाहे वो फेसलेस हो, उससे हमें कहना चाहिए, हमें अपने ऑब्जेक्शंस रेज करने चाहिए, क्या हमको अपनी कम्युनिटी लेवल पे क्या रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए? तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे मन को उद्वेलित कर रही हैं, और इसीलिए ये आई मीन दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द insurmountable quantum of curiosity in today's webinar. हालांकि if you ask me, I mean most of us may be interested to know now whether the issuance of notice under section 148 for assessment year 13-14 and 14-15, particularly after on or after 1st April 2021 now are valid, whether the notices issued for assessment year 15-16 onwards issued on or after 1st April 2021 now whether that is under the old law or under the new law. So we are more interested in the answers of these questions. I'll give answers based upon my research, and but then prior to that, because if I give answers to that, then probably the charm of today's webinar, I mean, may come to an end. So, but Rajesh ji, one thing I would request that you sent me some questions also. There may be other questions which will come, which may come. So you kindly ask all those questions at the end, because sure. I may miss. So the new law, section 147, 148, 148A, 149 and 151. Now all these provisions which were there earlier,
earlier means on or before 31st March 2021. Now they are no longer there on or after 1st April 2021. And on or after 2021, the new sets of provisions may be identically numbered 147, 148, 149 and 151 with a new section or a new insertion in the form of section 148A now are there applicable on and from 1st April 2021. So as all of us know, under the old law, because I will call the old law and the new law. Under the old law, if an assessing officer had reason to believe that income chargeable to tax is escaped assessment, then subject to the provisions of section 148 to 153, the assessing officer could have assessed or reassessed such income and also any other income which had also escaped assessment if it came to his notice during the course of reassessment proceeding. Now, in place of this provision, now what has been made that if any income chargeable to tax has escaped assessment, in case of an assessee for the relevant assessment year, then the assessing officer may bring to tax such income subject to the provision of section 148 to 153. So what is missing is the reason to believe. And this reason to believe phrase, which used to control the action of an assessing officer to disturb the finality of an assessment, now that has been taken away. And it has been taken away, or in a way it has been substituted by a much more milder expression, and that expression is information suggesting escapement of income. So we will see as to what is the import and implication of this new phraseology now, which has come to be used, if not in section 147 under the new law, but under section 148 under the new law. So this reason to believe, that may be the phrase of 3 words, but then this phrase was very important. It used to act as an important check on the power of the assessing officers to avoid and obviate the possibility of its arbitrary use of the power of reopening. Now, इस बात की इंपॉर्टेंस, रीजन टू बिलीव कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से समझी जा सकती है कि आयकर विधान में एक धारा 132 जो है, which is considered a very draconian power in the hands of the state, power to search, वहां पर भी ये रीजन टू बिलीव फ्रेज का इस्तेमाल विधायिका ने किया है. लेजिस्लेचर has used that expression. तो इस बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि जहां स्टेट की जो एक्सट्रीम पावर है सर्च की, वहां पर रीजन टू बिलीव है, और वही रीजन टू बिलीव फ्रेज सेक्शन 147 ओल्ड लॉ में यूज किया था. You can very well appreciate the seriousness with which the legislature wanted this section 147 under the old law to be treated. But there were lots of litigations on this point. A reason to believe, courts had given the meaning to this phrase, that there must be material on the basis of which belief of escapement of income must be made. That material must be having nexus with the belief of escapement of income. That nexus should not only be pure and simple nexus, but then that nexus must be the live nexus. There has to be the cause and effect relationship between the material coming into the possession of the assessing officer and the belief of escapement of income. So this reason to believe, as I said, may appear to be very innocuous
kind of phrase, but it had got very deep rooted meaning, and those meanings were assigned by the court. The meaning was assigned by the court based upon that basic principle of reopening, that power of reopening is an extraordinary power. And when an extraordinary power is given to the assessing officer, then that extraordinary power should be made subject to certain statutory safeguards. And therefore, there is reason to believe phrase was enacted under the statute, under the old law, with that kind of the basic philosophy that the finality of an assessment is very important. And therefore, that finality should not be allowed to be disturbed on a lighter note or on the lighter grounds. तो उन लाइटर ग्राउंड्स के कॉन्ट्रास्ट में ये रीजन टू बिलीव फ्रेज जो इस्तेमाल किया गया विधायिका के द्वारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और नए लॉ में इस रीजन टू बिलीव को तिलांजलि लगभग दे दी गई है। एक और परिवर्तन जो किया गया कि पहले 147 में assessing officer also could have brought to tax any other income. कोर्ट्स ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने इस तरह का स्टैंड लिया, इस तरह का इंटरप्रिटेशन दिया कि सिंस द लेजिस्लेचर हैज यूज्ड द एक्सप्रेशंस आल्सो, दैट मींस द jurisdiction to include any other income also to the tax net arises only when the income for which the reason was recorded, the case was initially reopened, unless now is culminated or is converted into a taxable income. So if on the basis of the reason recorded, some case was reopened, now during the course of reassessment you satisfied the assessing officer on that score, assessing officer did not make any additions in relation to that original issue, but when the assessing officer was assessing your assessment or making the reassessment, then he came across with certain other incomes which had also escaped assessment. So the question arose, he is not making additions in respect of the original issue, but then in that situation, can he make additions in respect of other issues? So Bombay, Delhi, Rajasthan, I mean, all these high courts gave meaning to the word also and said that since the legislature has used the expressions also, that means that there has to be something more prior to it, only then the word also will come. Though Karnataka did not agree with that proposition anyway, but then that is not the point. The point here which I am trying to make out कि इस नए लॉ में इस प्रोविजन में एक बहुत बड़ी तब्दीली की है, और वो तब्दीली है कि मेन सेक्शन से हटाकर इसको एक्सप्लेनेशन में डाला है और वर्ड ऑल्सो को हटा दिया गया है। तो अब जिस चीज के लिए केस खोला गया है उसकी एडिशन हो या ना हो, लेकिन यदि किसी और इशू पर भी यदि कोई एस्केपमेंट मिलती है तो उसको उसकी एडिशंस की जा सकती है, और वो जो पुराने जितने भी जजमेंट्स थे रैनबैक सी जेट, उनकी उपादेयता पर, उनकी एप्लीकेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसके अलावा इस एक्सप्लेनेशन से दो शिकार, एक एक्सप्लेनेशन से दो शिकार करने की कोशिश की गई है लेजिस्लेचर के द्वारा। और दूसरा, एक तो मैंने बताया रैनबैक सी जेट, जो ऑल्सो वर्ड की जो महत्ता थी, इंपॉर्टेंस थी, उसको किस तरह से निस्तनाबूद कर दिया गया इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा, वो मैंने आपको बताया। दूसरा, उन्होंने इस एक्सप्लेनेशन में कहा है कि असेसिंग ऑफिसर किसी भी और इशू आ गया कि जिस इशू से संबंधित इनकम एस्केप कर गई है, उस अब इसको इशू वर्ड को क्यों लाया गया,
इशू वर्ड को इसलिए लाया गया कि आपको यदि स्मरण हो तो एक बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था 286 ITR 618 में मेट्रो ऑटो कॉरपोरेशन का, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि यदि किसी साल की अपील एपीलेट अथॉरिटी के सामने चल रही है तो उस साल का केस खोला ही नहीं जा सकता. That may be an extreme view, but then that was the view taken by a constitutional court, Bombay High Court. तो अब लेजिस्लेचर के सामने और असेसिंग ऑफिसर्स के सामने, रेवेन्यू के सामने बड़ी विकट परिस्थिति हो गई. किसी भी मुद्दे पर किसी भी साल का केस यदि अपील में है तो उस साल का केस खोला ही नहीं जा सकता. इस तरह की रूलिंग बॉम्बे हाई कोर्ट ने 286 ITR 618 में दे दी थी. अब उस रूलिंग का, उस डिसीजन के इंपैक्ट को डाइल्यूट करने के लिए पुराने लॉ में थर्ड प्रोवाइजो को इंसर्ट किया गया. और थर्ड प्रोवाइजो क्या था कि असेसिंग ऑफिसर किसी ऐसी इनकम को भी असेस कर सकता है विच इज नॉट एन इनकम which is the subject matter of appeal before the appellate authority. तो यदि सपोज 80IC के इशू पर एडिशन है और 80IC का इशू अपील में है, तो 80IC के इशू के अलावा यदि कोई और किसी सेक्शंस के अंतर्गत यदि एस्केपमेंट मिलती है, तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना किया हुआ था कि यदि केस अपील में है तो कुछ नहीं हो सकता, कोई केस खोला नहीं जा सकता, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने कहा भाई यदि जिस इनकम के लिए अपील चल रही है उस इनकम के अलावा यदि कोई इनकम है जिसकी एस्केपमेंट मिलती है तो रिओपन किया जा सकता है. तो बॉम्बे हाई कोर्ट से घटके हम थर्ड प्रोवाइजो पे आए. और अब थर्ड प्रोवाइजो से भी क्या दिक्कत हो रही थी कि सपोज उस एग्जांपल जो मैंने लिया 80IC का मुद्दा अपील में है. अब 80IC के अंदर ही कम से कम 36 मुद्दे हो सकते हैं कि भाई वेदर दिस अंडरटेकिंग इज एज ए रिजल्ट ऑफ reconstruction of a business already in existence or not. This can be one aspect. Whether the number of workers employed is beyond a particular threshold or lesser than the threshold limit, that can be another. Whether industrial undertaking is located in the designated specified notified areas or not, that can be the issue. Whether the quantum of income or whether a particular nature of income can be said to be derived from industrial undertaking or not. So if there are various issues in respect of an income, then as per the third proviso, if that income per se is the subject matter of reassessment, then any facet or any issue relating to that income cannot be reopened. तो अब उन्होंने कहा इसीलिए कि यदि कोई इशू बस उस इशू अपील में है, यानी किसी भी इशू के बारे में यदि कोई नॉलेज आती है कि इनकम एस्केप कर गई है तो उस इशू पर खोला जा सकता है. तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट से थर्ड प्रोवाइजो पे आए हम ओल्ड लॉ में, और थर्ड प्रोवाइजो ओल्ड लॉ से अब हम नए लॉ के एक्सप्लेनेशन में इशू पे आ गए. तो ये एक देखने वाली बात है. सेक्शन 148 नए प्रोविजन में जो 1/4/2021 से लागू हो गया है, उसमें यह है कि अब 148 का नोटिस सिर्फ अकेला नहीं आएगा. हाँ, यदि सर्च केस है तो अकेला आएगा, यदि सर्वे केस है तो अकेला आएगा, यदि थर्ड पर्सन का केस है जिसकी की मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वेल्युएबल आर्टिकल और थिंग और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू हिम, पर्टेनिंग टू हिम, रिलेटिंग टू हिम हैव बीन फाउंड इन केस ऑफ द सर्च ऑफ एन अदर पर्सन, तो उस केस में है तो केवल 148 का नोटिस ही इशू होगा. अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस 148 के नोटिस के साथ एक 148A का ऑर्डर भी आएगा. और वो 148A क्या है? ये एक बहुत ही नया प्रोविजन इसमें इनकॉर्पोरेट किया है. और उसकी इनकॉर्पोरेट करने की जो वजह है, इफ यू रिमेंबर अंडर द ओल्ड लॉ, तो इट वाज नॉट explicitly expressed law, but then that was the judge made law, DK and drive shaft. And Supreme Court said in that decision
that when a case is reopened by issuing of a notice under section 148, then you must file your return of income, seek copy of reason recorded, raise objections, and then let the assessing officer dispose the objections. Now, this judge-made law now is sought to be codified in a way in the new section 148 capital A, that the assessing officer, after obtaining the prior approval of the specified authority, may make inquiry that information in his possession whether that suggests escapement of income or not, and therefore whether notice under section 148 should be issued or not. Thereafter, the assessing officer is duty bound to give the assessee an opportunity of hearing by issuing the notice and confronting him the issue and the material, and that too with after obtaining the prior approval of the specified authority. Time may be given at least for 7 days. It can be extended to 30 days, or on the applications to be moved on behalf of the assessee, that it can further be extended. And then the assessee will give reply, and after considering the reply and after considering or taking into account the material which is in possession of the assessing officer, then the assessing officer, after obtaining the prior approval of the specified authority, now will pass an order under section 148A clause small d, and this order will have to be passed by him within 1 month from the end of the month in which the time period which was allowed to the assessee, either in the notice or in the form of the extended time, now expires. So he will have, this is the outer limit, or if when no reply is given, then the end of the month, 1 month from the end of the month in which the time given in the notice expires. And kindly see, now all these 4 aspects of the matter are mandatory because the legislature has used the expressions that the assessing officer shall do this, shall do this, shall do this, and that too after obtaining the prior approval of the specified authority. So if later on any deviation or deficiency or any lapse on the part of the assessing officer in any of these 4 things, or in obtaining the prior approval, or even if the approval is obtained, now whether that approval can be said to be valid approval in the eyes of law, on all these counts the very 148 can be challenged. मैं तो उस दिन हंस रहा था कि ये नया प्रोविजन जो लेजिस्लेचर ने बनाया है रीओपनिंग का, ये जो लोग लिटिगेशंस में हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फर्टाइल ग्राउंड दे दिया है। भाई अब जो लोग लिटिगेशंस में होते हैं, लाइक आई एम इन लिटिगेशंस, राजेश जी ने कहा कि लक्ष्मी की भी कृपा है, ईश्वर की कृपा है, मैं ये कहूंगा। तो जो ईश्वर की कृपा है वो उसमें इस तरह के प्रोविजंस का काफी बड़ा योगदान है, बिकॉज वी लिटिगेटिंग लॉयर्स अर्न आवर प्रॉस्पेरिटी। आई रिमेंबर I was in January attending a regional conference in Calcutta, and the topic was the burning issues. I went to Calcutta physically, not in a faceless manner, because by that time Corona was somewhat subdued, and I mean Delhi was under a very acute winter. So I went there. So I said, let the issues burn. Because unless the issues are burning, and the topic was the burning issues, because if the issues are not burning, then how can we be earning? And therefore I mean, we litigating lawyers and chartered accountants, I mean, we earn our fortunes, I mean, by way of litigations, and the litigations are as a result of the drafting of the legislation in this manner in which it has been made. And I say even to this extent कि यदि रीओपनिंग के प्रावधानों में यदि कोई सेक्शन पलीता लगाएगा
ये 148A, this itself would be enough. अरे अभी तो एक अप्रूवल नहीं डिपार्टमेंट ढंग से ले पाता है 151 की, यहां तो अप्रूवल दर अप्रूवल दर अप्रूवल आफ्टर अप्रूवल आफ्टर अप्रूवल. And how the approval is given, Dhamija Sahib is smiling, how the approval is given, and then we litigating lawyers and chartered accountants, we raise, my lords, kindly see, this approval may be an approval, but then cannot be said to be valid approval. It is a mechanical approval. There is no application of mind. It is bereft of application of mind. If at all there was a mind, and if that mind was applied, then that applicability of that mind is not visible. दृष्टिगोचर नहीं है, दर्शनीय नहीं है, दिखलाई नहीं दे रही है, कहां है. And courts, said, by the most minimum thing which an approving authority must ensure while giving approval is to write 2 lines in support of the reason, because even this approval is subject to challenge before the higher appellate authority. And therefore, unless that mental process, वो मानसिक प्रक्रिया किस तरह से उस पर लगी है, यदि यही स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो conclusions, I always say, conclusions are important. Conclusions by any authority are important, but then process of reaching to that conclusion is equally important, if not more. Because how would the higher appellate authority come to know as to what has gone into the mind of that approving authority before he granted the approval? अरे आजकल तो किसी बच्चे को भी आप थप्पड़ लगा दो तो पूछता है भैया क्यों मार रहे हो, या डांट लगा दो तो पूछता है क्यों. क्यों क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना क्यों को समझे हुए तो समझ में आती नहीं चीज. तो इस मेंटल प्रोसेस, तो मैं ये कह रहा था कि सेक्शन 148 जो नए विधान में जो इनकॉर्पोरेट की है इस विधायिका ने, वो इस पूरे सेक्शन रीओपनिंग के लिए एक बहुत ही सिरदर्द साबित होने वाला है रेवेन्यू के लिए. हमारे लिए तो we chartered accountants and lawyers take pains and tax our brain, and if that tax for taxing our brain is paid by that SSE, then that's all right. It's all right. We are paid for getting our brain taxed, and that's fine. Anyway, so अब ये 148A का जो ऑर्डर पास हो गया, हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि सर्च के केस में नहीं होगा ये ऑर्डर पास. वो कहते हैं इस सर्च के केस में ऐसा इनका मानना रहा होगा, ऐसा मानना रहा होगा कि सर्च के केस में सर्च करने से पहले जो प्रोसेस किया जाता है वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है कि वो सारी प्रक्रिया पहले कर ली. तो जब कर ली तो अब क्या, अब उनको अपॉर्चुनिटी देके उनसे क्या पूछना, अब तो सीधा उनसे असेसमेंट में ही पूछेंगे. और ये बहुत बड़ी बात है वैसे, इन द लाइटर वेन आई सेड कि वो असेसमेंट में पूछे, इसी बात की इजाजत दे दे, बहुत बड़ी बात है. ठीक है, तो यदि जहां 132 हुआ हो, रिक्विजिशन हुआ हो 132A में, या इस सर्च में या रिक्विजिशन के दौरान किसी थर्ड पर्सन की कोई एसेट्स मिल गई हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिल गई हो, खाते मिल गए हो, डॉक्यूमेंट्स मिल गए हो, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के असेसमेंट और रीओपनिंग करने में इस प्रक्रिया जो 148A की प्रक्रिया है इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. ऐसा कानून का, ऐसा विधि सम्मत आदेश है. तो 148 का नोटिस आया, उसके साथ ये 148A का ऑर्डर आया. लेकिन उससे पहले प्रश्न ये आता है कि इस 148A के तहत जो ये ऑर्डर पास होगा, उस ऑर्डर की क्या अपील हो सकती है? अपील तो इस स्टेज पे कोई प्रेस्क्राइब नहीं, अपील तो केवल उन्हीं ऑर्डर्स की होगी जो सेक्शन 246A में वर्णित है. और ये सेक्शन 148A स्मॉल डी इज नॉट मेंशन इन 246A, तो अपील तो हो नहीं सकती. हाँ, यदि आप इस आदेश से क्षुब्ध हैं, इफ यू आर एग्रीव्ड अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ एन ऑर्डर, देन यू कैन गो इन फॉर ए रिट अगेंस्ट दिस ऑर्डर. और ऑल्टरनेटिवली
you join the reassessment proceeding. Let assessing officer pass the final order. And since 148A small d order is an interlocutory order, it is an intermediate order. Therefore, it would be merged into the final assessment order, and against that assessment order, when you will file appeal, then you can feel aggrieved against 148AD order inter alia on several counts, but then on one count, which is all embracing, that the reopening of my assessment is bad in law. Now that is bad in law for several reasons, because there was no information. There was information, but then it was not suggesting escapement of income. Though it was suggesting escapement of income, but that income was not chargeable to tax. I mean, I can flag several issues and offshoots on which an order can be assailed. But then that is not the point, and I'm quite conscious that I'm speaking before the August gathering of the seasoned and illustrious professionals. So 148A, 148 की नोटिस गया, नोटिस सर्व होगा, सर्व होना बड़ा आवश्यक है, 148A के ऑर्डर के साथ जाएगा. लेकिन अब एक प्रश्न आता है, बड़ा आश्चर्य, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू आता है कि 148A कि स्मॉल डी का जो ऑर्डर है वो कब पास होगा? विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी. और स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन है? बड़ी हायर रैंकिंग ऑफिशियल है, 3 से 10 साल के बीच में प्रिंसिपल, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. अब इनके सैंक्शन से, इनकी अप्रूवल से जो ऑर्डर पास हुआ है 148A डी में, और उस 148A डी के बाद जो ऑर्डर पास होगा रीअसेसमेंट में, और उसकी जब अपील करोगे आप सीआईटी अपील में, सीआईटी अपील ये कहेगा, अरे यार ये तो मेरे आका के आका है, मेरे बॉस के बॉस के बॉस ने जब किसी चीज को ये कहा कि इट इज अ फिट केस वेयर केस शुड बी रीओपन, तो मेरी क्या औकात और मेरी क्या बिसात कि मैं अपने बॉस के बॉस के बॉस के द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है उसके परे है. वो तो ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है अश्विनी जी, लेकिन इसको रिप्रेजेंटेशन में मत लेना प्लीज. मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज यदि हम उस सैनिक की तरह आज अपनी बंदूक के सारे कारतूस खत्म कर दें हैं एक छुटभैये के ऊपर, और बाद में उनका बाप आ जाए तो और हमारी बंदूक में कारतूस ही ना हो, ठीक है ना. तो ये भी हमेशा आई ऑलवेज से, सर वो फिर आप हो हमारे बैकअप के लिए. मैंने बंदूक ले ली उससे, सर वो बंदूक ले लिए, वो चलाएगा नहीं. सर आई ऑलवेज से, आई मीन मे बी बिकॉज ये टॉपिक्स बड़े भारी भरकम होते हैं तो मैं उसको लाइट करने की कोशिश करता हूं. अदरवाइज कानून में ऑब्जेक्शंस कितने, कहां, कब रेज होने चाहिए, ये भी एक कानून का विषय है. उसकी वजह है कि आपने एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन लिया और सामने वाले अधिकारी या जो भी कोई न्यायालय है, एंड दैट ऑफिसर is supposed to act judiciously. It's fine. But then if there is some element of suspicion in my mind that he may not be judicious and my belief is not unfounded, मेरा बिलीफ जो है वो अनाधारित नहीं है, उसके पीछे अपने आधार हैं, तो ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ का वातावरण नकारात्मक हो तो उस नकारात्मक वातावरण के बीच में सकारात्मक कार्य करना
उस बीज गणित जो एलजेब्रा हमने बचपन में पढ़ा था कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, कि क्या उत्तर होते हैं, और मैं इस चीज को यहीं पर विराम दूंगा। आप सभी लोग सुधी श्रोता हैं और आप समझ गए होंगे मेरा क्या अभिप्राय है। तो उसके बाद वही लॉ है पुराना वाला कि 148 की नोटिस के बाद रिटर्न आप फाइल करेंगे, वो रिटर्न माना जाएगा एज इफ दैट रिटर्न इज अंडर सेक्शन 139। बट मेरा ये मानना है कि कोई नया क्लेम उसमें आप नहीं डाल सकते हैं। उसकी वजह ये है कि रीओपनिंग प्रोसीडिंग्स आर नॉट कंसीडर्ड फॉर एन एडवांटेज। So if you want to make a fresh claim which you have not made in your original return, then courts have said, though I am quite conscious that there are some decisions contrary to it, but I speak on the first principles of law, and therefore on the first principles of law, no fresh claim now can be made available. In the context of section 153A, a fresh claim can be made, because 153A proceedings cannot be said to be to the prejudice of SSC simpliciter, as proceedings under section 148 is considered or has been given this kind of an status. अब प्रश्न आता है 149 कितने सालों में? ये बड़ा, पहले तो 4 और 6 और 16 साल होते थे। 4 साल एस्केप्ड इनकम की कोई लिमिट नहीं होती थी। 4 से 6 1 लाख या उससे ऊपर की इनकम एस्केप कर, 1 लाख रुपए तो होता क्या है भाई तो प्रैक्टिकली 6 साल ही होते थे प्रैक्टिकली। और 6 से 16 1 जुलाई 2012 से विधान में संशोधन किया गया कि जहां फॉरेन एसेट्स की से जो इनकम है वो एस्केप कर गई है, तो 6 वर्ष के बजाय वो टाइम लिमिट 16 वर्ष का होगा। मुझे याद है हमारे एक केस में जैसी अमेंडमेंट आया, 98, 99 और 99, 2000 16 साल के केस खोल दिए। अरे हमने कहा भाई 98, 99 और 99, 2000 जब ये टाइम पीरियड 16 साल किया गया था 1 जुलाई 2012 को, क्या खोला जा सकता था? नहीं। जब खोला नहीं जा सकता था तो 98, 99 और 99, 2000 तो मरे हुए असेसमेंट थे। हाँ जी, तो जब कोई चीज जब मर गई और उसके बाद उसमें कोई थोड़े प्राण फूके जा सकते हैं। चाहे आप एक साथ 2012 से आप चाहे अमेंडमेंट भी ले आए, तो आप ये थोड़ी उसमें जान फूक दोगे। तो कोर्ट ने कहा यस, हाँ, जो जिन असेसमेंट की टाइम लिमिट एक साथ 2012 को जिंदा थी वो 16 साल तक खुल सकते हैं। लाइक असेसमेंट ईयर 6-7 असेसमेंट ईयर 2006-7 जो एक साथ 12 को खुल सकता था, क्योंकि 31/3/13 तक खुल सकता था वो, तो वो अब 16 साल तक खुल सकता है, 2022-23 तक खुल सकता है। लेकिन आप इफ यू वांट टू पुट द क्लॉक बैक तो वो संभव नहीं है। तो अब 149 में उन्होंने कहा सबसे पहले तो जो विदेशी संपत्ति की इनकम को 16 साल की परिधि में लाने की जहां तक बात है, हमारे पास अब एक उस चीज के लिए एक अलग विधान है। काला धन, ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, तो इसको तो हम वहां ले लेंगे। तो अब 4 और 6 2 साल वाली जो लिमिट है, जहां 2 ग्रुप वाली जो टाइम लिमिट है, इसको हम 3 और 10 करते हैं। 3 साल है तो इनकम कितनी भी हो, क्वांटम कितना भी हो, और यदि आपका सर्च हुआ है, सर्वे हुआ है, तो 3 साल तो मान ही लिए जाएंगे कि इनकम एस्केप कर गई है। और 3 साल से 10 साल के अंदर यदि एस्केप्ड इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा की है तो ही खोलेंगे। लेकिन जब खोलेंगे व्हेन दिस इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय एसेट, ये भी बड़ा अपने आप में एक बड़ी नई चीज ले आए हैं, वो रिप्रेजेंटेड बाय एसेट। और यदि इनकम चाहे एस्केप कर गई हो 50 लाख से ऊपर, चाहे 10 करोड़ 100 करोड़, लेकिन इफ दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एसेट, तो हम 3 साल के बाद खोल ही नहीं पाएंगे आपका केस। 3 साल के बाद हम इस तरह की इनकम को, चाहे वो एस्केप कर गई हो तो भी हम उसको टैक्स नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा रिवोल्यूशनरी थॉट है। तो इस पर मैंने सोचा, मैंने और राजकुमार जी ने जो मेरे पार्टनर हैं, हमने जब अपनी नई किताब, सॉरी किताब तो पुरानी है, उसकी नई एडिशन सर्च एंड सीजर अगली वीक आ जाएगी,
टैक्समैन की तरफ से। जब उसके लिए हमने इस नए असेसमेंट के ऊपर चैप्टर लिखने के लिए जब हम बैठे और जब हम दोनों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो हमने कहा अरे भाई इसमें तो बड़े-बड़े, इसमें तो जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, कि जितना जितना उसमें घुसे हम और उतने उतने रत्न की प्राप्ति हुई। तो कुछ रत्न तो हमने अपनी नई किताब में हमने डाले हैं। अब एक आपको एक सर्च के केस में पहले तो क्या होता था, अच्छा जब ये नया प्रोविजन आया असेसमेंट का, तो सरकार ने कहा यार पुराना वाला जो सिस्टम था ना वो एफिशिएंट नहीं था। हमने कहा भाई नहीं होगा, हम देखते भाई एफिशिएंट, ये नया सिस्टम कैसे एफिशिएंट है। तो हमने कहा यार ये तो बड़ी उल्टी सी बात हो गई। एफिशिएंट 153A में 6 साल खुलते थे, लेकिन असेसमेंट तो एक साथ होते थे। आदमी को 2 साल के बाद ये मालूम पड़ जाता था कि यार टोटल मेरी क्या है। यहां तो 10 साल तक तलवार लटकी रहेगी और हर साल के बेसिस पे वो रीओपनिंग होगी। एक बार में तो करने से रहे, एक बार में तो करने से रहे, हर साल की रीओपनिंग होगी डिपेंडिंग अपॉन द डिस्कवरी ऑफ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल। और आप देखिए किसी आदमी के यहां 2021 में सर्च होगी तो उसके असेसमेंट कब तक आगे तक चल सकते हैं। तो ये एक मुद्दा था। तो जब वो 50 लाख से ऊपर की इनकम एस्केप की हुई हो, इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एसेट। तो हमारे संज्ञान में आया कि ये इन्होंने क्या कानून बना दिया। अरे भाई किसी आदमी ने कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन जो नहीं मिलनी चाहिए थी क्लेम कर ली 10 करोड़ रुपए, और वो असेसमेंट में अलाउ हो गई, या समरी असेसमेंट था वो अलाउ हो गई। 3 साल के बाद वो इनकी नॉलेज में आया कि भाई 50 लाख से ऊपर है, खोल तो सकते हैं हम, लेकिन ये रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स कैसे है। यदि कोई डिडक्शन फालतू ले ली तो इट कैन नॉट बी सेड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एसेट। या मैंने यदि कोई कैपिटल एसेट बेची, से लैंड बेची मैंने, जिसकी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 करोड़ थी और मैंने 40 करोड़ पे बेची और कैपिटल गेन 40 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेट करके दे दिया, जबकि सेक्शन 50C ये कहता है कि 50 करोड़ से कैपिटल गेन निकलेगा। अब 3 साल बाद ये जागे, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जो 10 करोड़ रुपए की एस्केप्ड इनकम है 50 लाख से तो ज्यादा है। लेकिन दिस 10 करोड़ कैन नॉट बी सेड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एसेट। कोई 43B की डिसअलायंस है, दैट कैन नॉट बी सेड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एसेट। कोई 40A की, दैट कैन नॉट बी सेड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एसेट। कोई 222E का डीम्ड डिविडेंड है, यानी कि जो टेक्निकल एडिशंस हैं वो तो दैट कैन नॉट बी सेड टू बी। क्या लेजिस्लेचर ने ये मान लिया कि 3 साल के बाद यदि कोई इस तरह की इनकम यदि एस्केप भी कर जाए तो भैया उस एसएससी का सौभाग्य है और हमारा दुर्भाग्य है? क्या इस तरह की, पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे संभव है। कल मैं कलकत्ता बोल रहा था तो एक हमारे मित्र ने ये मुद्दा उठाया, हालांकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, कि मेरे यहां सर्च हुई और मालूम पड़ा कि 2015-16 या 16-17 में मैं अपने परिवार के साथ कहीं विदेश गया और 1 करोड़ रुपए मैंने खर्च किए, और जो मैंने कहीं दिखलाए नहीं। अब 50 लाख से ऊपर तो है ये। क्या ये जो खर्चा मैंने किया है कैन इट बी सेड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एसेट? हालांकि मेरे विद्वान मित्र, उनका कहना था कि इसको नहीं हम 3 से 10 साल की परिधि में ला सकते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट बी सेड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एसेट। बट देन आई हैव गॉट, बिकॉज कैश तो रहा होगा जिससे खर्चा किया होगा, तो इसलिए ये नहीं कह सकते इस केस में कि इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एसेट। अच्छा, एक मुद्दा और है कि रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स ऑन विच डेट? जिस साल कमाया था या आज जब केस खोल रहे हैं? उद्देश्य क्या है इस बात का कि भाई केवल हम उन्हीं इनकम को टैक्स करेंगे जो आज रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स है, जिससे कि रिकवरी तो कर सके हम? क्या ये है? तो भाई यदि ये इंटरप्रिटेशन है तो वो शख्स तो बहुत बढ़िया जिसने 8 साल पहले कमाया पैसा और खा पी गया,
जिसने कोई एसेट नहीं बनाई तो ही इज एट प्रीमियम। कैन दैट बी द लॉजिक? तो अभी देखना कितने मुद्दे उठेंगे, कितना लिटिगेशन होगा, और जब लिटिगेशन होगा तो होगा। अब ये रीजन टू बिलीव, मैंने शुरू में कहा था कि रीजन टू बिलीव की जगह इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग एस्केपमेंट ऑफ इनकम कर दिया। तो अब पहले तो रीजन टू बिलीव की कोई ऐसी व्याख्या नहीं थी। हाँ, कोर्ट के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा पारित और सम्मत व्याख्या थी रीजन टू बिलीव की। लेकिन अब इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग एस्केपमेंट ऑफ इनकम उन्होंने डिफाइन कर दिया। कैसे किया? कि इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड बाय बोर्ड बेस्ड अपॉन द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। यदि बोर्ड ने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, उसके प्रतिफल स्वरूप यदि कोई इंफॉर्मेशन इस एसएससी के लिए इस साल में फ्लैग की है, अब ये बड़ा अपने आप में अभी तक कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बोर्ड कोई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाएगा कि भाई यदि किसी व्यक्ति ने इस साल में इतने लाख से ऊपर कैश जमा कराया है, या इतने लाख से ऊपर कैश विथड्रॉ किया है, या इससे ज्यादा ऊपर एसेट्स बनाई हैं और उसकी इनकम जो दिखलाई है रिटर्न में वो जस्टिफाई नहीं कर, तो देयर कैन बी, और कोई सर्च हुआ है, सर्वे हुआ है, उस सर्च और सर्वे में कोई एविडेंसेस मिले हैं इनक्रिमिनेटिंग, तो बोर्ड अभी उस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को बनाएगा। उस बनाने के आधार पर देखो उसमें क्या, या जो 285 BA जो रिपोर्टेबल अकाउंट, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैं, जो वेरियस अथॉरिटीज देती हैं, उनके बेसिस पर भी शायद इंफॉर्मेशन फ्लैग की जाएगी। जो पहले AIR और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जैसे होती थी, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्टेबल अकाउंट्स होते हैं, तो क्या उसके आधार पर इंफॉर्मेशन फ्लैग की जाएगी? ये सारे मुद्दे हैं जो एक देखने वाली चीजें हैं, वो आएंगे। यदि वो इंफॉर्मेशन एसएससी के बारे में, एसएससी के इस साल के बारे में असेसिंग ऑफिसर के पास होगी, तो उसका संज्ञान लेकर वो केस को 147 में खोल सकता है कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड एसेट। लेकिन जो दूसरा है कि फाइनल ऑब्जेक्शंस ऑफ सीएजी, फाइनल ऑब्जेक्शंस ऑफ सीएजी कैन ऑल्सो बी द इंफॉर्मेशन। और वो फाइनल ऑब्जेक्शन सीएजी का क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, और वो हम में से अधिकांश लोग शायद उसको जल्दी में, जो उसकी भयावहता है, जो उसकी सीरियसनेस है, उसको हमने देखा नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये भी इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग एस्केपमेंट ऑफ इनकम मानी जाएगी। क्या? फाइनल ऑब्जेक्शन सीएजी का, यदि सीएजी अपने फाइनल ऑब्जेक्शन में ये कहता है कि इस एसएससी का इस साल का असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ नहीं हुआ है, अब इनकम एस्केपमेंट ऑफ असेसमेंट की बात नहीं है, वो तो माना ही जाएगा। यदि असेसमेंट एज सच हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, अब असेसमेंट लॉ के हिसाब से ना होने के बहुत सारे आधार हो सकते हैं कि भाई ये इनकम इस एसएससी की थी नहीं, फिर भी एसएससी ने अपनी इनकम में दिखलाई। भाई राजेश अग्रवाल जी की इनकम है, मैं अपनी इनकम में थोड़ी दिखला सकता हूं, या मेरी वाइफ की इनकम है तो मैं अपनी वाइफ की इनकम को अपने यहां थोड़ी दिखला सकता हूं मैं, है? कोई इनकम स्प्लिटिंग अप, और कोई ये कहे अच्छा मैं टैक्स तो दे रहा हूं आपको, इससे क्या तकलीफ है, सुप्रीम कोर्ट कहता है ये कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आदमी की करेक्ट इनकम करेक्ट ईयर में एसेस होनी चाहिए, कम या ज्यादा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अब सीएजी का ये कहना कि ये कर निर्धारण अपने आप में ही विधिसम्मत नहीं है, हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, दिस इटसेल्फ कैन बी ट्रीटेड एज इंफॉर्मेशन suggesting escapement of income whether actually the income escapes or not. दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं कि इनकम तो कोई एस्केप की ही नहीं, मेरी कोई कैपिटल एसेट थी और वो शॉर्ट टर्म थी, जिस पर कि अल्टीमेटली 5 करोड़ की इनकम थी, 30% टैक्स लगना था, लेकिन असेसमेंट तो 5 करोड़ पे ही हुआ,
लेकिन वो लॉन्ग टर्म ट्रीट होके और 20% टैक्स लगा, या मेरी कोई इनकम जो इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ टैक्स है वो 115 BBE का लगना चाहिए था 78%, लेकिन वो बिजनेस इनकम या एक पर्टिकुलर हेड की इनकम करके उस हेड में टैक्स लग गया। तो इनकम तो कोई एस्केप नहीं की है। यदि 147 की हम शुरुआती लाइन पढ़े, इफ एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट, तो एसएससी कहेगा भैया सबसे पहले तो आप मेरी इनकम बताओ कि कौन सी एस्केप की है। इनकम तो मेरी पहले भी 5 करोड़ थे, अभी भी 5 करोड़ है। तो अब जब सीएजी इसका ऑडिट करेगा, फाइनल ऑब्जेक्शन जब वो फाइल करेगा और उसमें वो लिखेगा कि इस असेसमेंट को हम असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ इसलिए नहीं कह सकते कि इस पर जो टैक्स लगना चाहिए था 78%, उसकी जगह असेसिंग ऑफिसर ने 33% लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं स्थितियों में इवन इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो सकता है ना हो मेन सेक्शन, जबकि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की है। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ना हो तो भी सीएजी के फाइनल ऑब्जेक्शंस के बेसिस पर वो 147 में आ सकते। तो पहले मैंने बतलाया 50 लाख से ऊपर वाले एग्जांपल में कि इनकम करोड़ों रुपए की एस्केप कर रही हो, जरूरी नहीं है कि उसका केस 147 में आ जाए। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको लिया कि इनकम चाहे एस्केप ना करे असेसमेंट से, स्टिल केस कैन बी टेकन अंडर सेक्शन 147। ये इस तरह के विरोधाभास की चीजें। अश्विनी जी, मैं समझा पाया नहीं? वंडरफुल सर, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत ठीक है अच्छा सर। हाँ, अब सर आप समझाया करो, डराया ना करो बस। अब बोले सर्च और सर्वे, तुम्हारे पिछले 3 साल के केस तो मान ही लिए जाएंगे कि इनकम सजेस्टिंग एस्केपमेंट ऑफ असेसमेंट की इंफॉर्मेशन। अरे भाई चलो, सर्च वालों को समझ लिया कि पहले 6 साल के असेसमेंट होते थे उनके, इन सर्वे वालों ने क्या बिगाड़ा था भाई? है चने के साथ घुन पिस गया। और अब सपोज इन 3 साल की कोई इंफॉर्मेशन, कोई एडवर्स मिली ही नहीं, तो क्या करोगे? फिर दोबारा एसेस करोगे? हैं? रिव्यू करोगे? चेंज ऑफ ओपिनियन करोगे? क्या इस आधार पे करोगे कि भैया अब रीजन टू बिलीव वर्ड्स नहीं है, इसलिए अब हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं? ये बड़े मुद्दे हैं, सारगर्भित मुद्दे हैं, जिनके ऊपर इनको भी हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि सभी लोग उस चीज का इंतजार कर रहे हैं जिस चीज के लिए आपकी अटेंडेंस इस वक्त 284 है। आज सर आज लिमिट इनकी 300 है, अदरवाइज 3084 होनी थी सर। आज इनकी लिमिट लगा रखी है इंस्टीट्यूट ने 300 पर। अच्छा, 292 जा चुके हैं, फिर वापस 288 आ गए थे। उसको सर्किट ब्रेकर बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज की लैंग्वेज में। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि सर मान लो कोई डिपार्टमेंट का फॉल्ट हो इन असेसमेंट, क्या वो भी केस रीअसेस हो सकते हैं बाय सीएजी? बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल, बिकॉज सीएजी का फाइनल ऑब्जेक्शन तो होगा ये कि फॉर वॉट एवर रीजन दिस असेसमेंट हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ओके। हाँ, और यदि असेसिंग ऑफिसर ने ही गलती की है कोई जी, तो फिर 263 करने के लिए बैठा है चीफ कमिश्नर। नहीं 263 का टाइम भी चला गया। हाँ, तो हमारी अपील भी एडमिट हो, सीएजी नहीं सर हमारी हाई कोर्ट से अपील भी एडमिट हो गई, हम जीत भी आए, स्टिल सीएजी कैन ओवररूल इट। नहीं, हाई कोर्ट से जो आप आए हैं वो तो किसी और मुद्दे पे होंगे ना। नहीं, इसी मुद्दे पे है कि डिपार्टमेंट हैज नॉट फॉलोड द प्रोसीजर। नहीं, वो अब ये दोनों चीज हम अलग अलग बात हुई राजेश भाई। ओके। हाँ, वो अलग, ये अलग चीज हो गई, ये अलग चीज है। तो अब लोगों के मन में, हमारे सभी के मन में कुछ उत्सुकताएं हैं, कुछ जिज्ञासा है। हम चूंकि जिज्ञासु हैं और ज्ञान पिपासु हैं,
तो इसलिए कि भाई जो असेसमेंट ईयर 13-14 जी 149 एज देन प्रिवेलिंग के हिसाब से 31 मार्च 2020 तक जो टाइम बार हो गया था, या असेसमेंट ईयर 14-15 जो 31 मार्च 2021 को टाइम बार हो गया था, एज पर द देन सेक्शन 149 प्रोविजंस, उनके नोटिसेस 1 अप्रैल या उसके बाद क्यों आ रहे हैं, और यदि वो आ रहे हैं तो वो क्या न्याय संगत और विधि संगत और विधि सम्मत हैं या नहीं। कुछ हमारे मित्रों का ऐसा मत था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन मैं आपको अपना मत बता सकता हूं, और उस मत के पीछे क्या वजह, क्या कारण है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, वो मैं बता सकता हूं। 30th March 2020 was the date when the ordinance was promulgated under Article 123(1) of the Indian Constitution, that the circumstances existed, and that circumstance was in the form of the pandemic, and the parliament was not in session, and therefore the President of India, by exercising his powers enshrined in the Constitution, issued ordinance extending the time limitations in respect of so many things, but let us confine to the issuance of notice under section 148 to a future date, and that date initially was up to 30th June. And a power was taken under that ordinance that or such other date as may be notified by the government. And based upon this power, notification was issued on 24th of June, extending the time limit for a particular date. This ordinance, cannot remain enforceable beyond 6 months. So in September, Act was passed by the Parliament. Taxation and other laws, relaxation of certain provisions Act 2020. And it was more or less the ordinance itself. The language which was there in ordinance, that was verbatim lifted, because ordinance was also a piece of legislation. It was in different form. So it became an act, and therefore the same language, section 3, subsection 1 of that ordinance became section 3, subsection 1 of this act. And similarly, under this act, the power was given to the government to extend the date by issuing notification. And the date as per the act was kept 31st March 2021 insofar as the issuance of notice is concerned. So assessment year 13-14 and assessment year 14-15 का तो टाइम 31 मार्च 2021 था. So 31 मार्च 2021 एंड डेट हो गई जहां पर की इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट प्रोविजन सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और एज पर द नोटिफिकेशन इशूड अंडर दैट सेक्शन. तो 31 मार्च 2021 तक कोई दिक्कत नहीं. अब 31 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन लाया गया, जो सरकार को पावर थी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ दैट टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2020 की, और उस के तहत सेक्शन 3(1) में जो नोटिफिकेशन इशू करने की पावर थी, बोर्ड ने वो नोटिफिकेशन इशू कर दिया. और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि अब एंड डेट इश्यूएंस ऑफ नोटिस की, और भी कई चीजें एक्सटेंड की थी. मैं सिर्फ अर्जुन की आंख की तरह मैं सिर्फ इश्यूएंस ऑफ नोटिस
पर ही मैं अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि मेरे श्रोताओं का ध्यान भी, क्योंकि पर्पस ही एक्सटेंशन का नोटिस का था हमारे कंटेक्स्ट में, हमारी डिस्कशन के कंटेक्स्ट। 30 अप्रैल कर दिया, वो जो बात अलग है कि एक फिर 27 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया, 30 अप्रैल से उठा के 30 जून कर दिया। ये नोटिफिकेशन सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इशू नहीं हुआ है। लेट अस बी वेरी क्लियर। जो भूतकाल में यदि कोई ओपिनियन दी जा रही थी विद्वान मित्रों के द्वारा कि चूंकि नोटिफिकेशन कैन बी इशूड अंडर सेक्शन 119 ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द टैक्स पेयर and not to the prejudice of the taxpayer. So first of all, let us understand this notification is pursuant to the power given to the board under section 3 subsection 1 of the Taxation and Relaxation of Provisions Amendment Act 2020. And where is the unconstitutionality? Now the position of pandemic now is writ large. It is in the public domain, and pandemic is for everybody. Pandemic is for the public, pandemic is for the government. Even we have seen more than 200 revenue officers, losing their lives. So unless the allegation is made on somebody's part that the issuance of notification in the garb of extending the time limit is a malified exercise of that power, now, where is the question of treating such extensions as unconstitutional? So, my first respectful submission is this, that these notifications extending the date of issuance of notice under section 148 within the time of section 149, even if it goes beyond 31st March, now is valid. Now that takes us to another question, and that is very interesting question. And yesterday when I was speaking in Calcutta, and when I was in the August company of very, very eminent senior chartered accountant and lawyer, and when I conversed this argument as to why this thing which I am saying, or which I am going to say now, or which Ashwini ji was going to say in his representation is correct. This is for this reason. But then what is that? First of all, what is that? Any notice issued under the old on or after 1st April 2021, now whether should comply with the requirement of section 148A or not. If you read the notification पहले कहता है कि इश्यूएंस ऑफ नोटिस के लिए एंड डेट अब 30 अप्रैल होगी। मैं पहले वाले नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, और नीचे उसके एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया उन्होंने, और वो एक्सप्लेनेशन क्या है? हेरा फेरी से ना जाए। एंड काइंडली सी द स्मार्टनेस। इट सेज सॉरी, प्लीज होल्ड ऑन, मैं एक्ट निकाला हुआ नोटिफिकेशन। एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, सुनना जरा, मैं इसको 2-3 लाइनें हैं पढ़ूंगा मैं। इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पज ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 140, बिकॉज पावर जो थी एक्ट में सिर्फ इश्यूएंस ऑफ नोटिस की डेट एक्सटेंड करने की पावर थी नोटिफिकेशन के द्वारा, और उस नोटिफिकेशन में फिर और कुछ नहीं ले सकते आप। तो ये क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 एज पर द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 149, 4 साल और 6 साल, और सैंक्शन अंडर सेक्शन 151 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, बिकॉज 4 साल से परे है, 4 साल से बाद है, तो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148, 149, 151
as they stood as on 31 March 2021 before the commencement of the Finance Act 2021 shall apply. Now, ये अथॉरिटी किसने दी बोर्ड को? ये बात की 3 लाइनों में कि कौन सा लॉ लगेगा. हाँ, नोटिस आप एक्सटेंडेड टाइम में इशू कर सकते हैं, ये पावर तो आपने एक्ट में दे दी, एक्ट से आपने नोटिफिकेशन के द्वारा ले ली, यहां तक तो समझ में आता है. लेकिन उस नोटिफिकेशन की आड़ में आप ये बताओ कि साहब लॉ कौन सा लगेगा जिसके लिए आप कभी भी अधिकृत नहीं हो. लॉ कौन सा लगेगा तो लॉ बतलाएगा, आप थोड़ी बतलाओगे. अश्विनी जी, मैं समझा पाया? सर ये जो 3 लाइनें एक्सप्लेनेशन में बाद में जो दी गई हैं, ये गलत. according to me this is in excess of the legal mandate. It was not open for the board to say in this notification, that too without the authority of law, that which law would apply. अब 1 अप्रैल के बाद तो पुराना लॉ तो है ही नहीं, लॉ पुराना नहीं है. नोटिस के लिए उन्होंने सिर्फ एक्सटेंशन के लिए अमेंडमेंट एक्ट में और नोटिफिकेशन में पावर ली थी. पुराना एक्ट अब नहीं है ऑपरेशन में. पुराना एक्ट तो सब खत्म, 147 खत्म, 148 खत्म, 149 खत्म, 151 खत्म. अब तो 1 अप्रैल से नया लॉ है. उस नए लॉ में यदि कोई भी आप 148 इशू करते हैं तो ऑब्वियसली जो लॉ एज ऑन दैट डेट, procedural law which is applicable as on that date, I mean that should apply. So on the basis of this notification, this power to say which law would apply is in excess of the mandate of law. लेकिन आप कहेंगे थोड़ी से, और कहेंगे भी तो कह के कोई फायदा थोड़ी होगा, अमेंडमेंट कर देंगे वो. बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज वेरी रिजोल्यूट गवर्नमेंट. तो अब हम अपने ऑब्जेक्शंस में इस बात को लें, 30 जून तक जबकि वो नोटिस इशू कर सकते हैं, एक्सटेंशन का टाइम है, या हम किसी रिप्रेजेंटेशन में इस बात को लिखें, तो इतना तो मान लेना कि यदि उनको समझ में आ गया, यदि उनको समझ में आ गया कि हाँ यार ये बात तो सही है, यदि समझ में नहीं आया तो बात अलग है, और समझ में वैसे आता नहीं है उनको. हाँ, वो कहेंगे कोर्ट देखेगी. अरे कोर्ट तो, लेकिन जब हमें कोई सब्सटेंटिव रिलीफ मिलना ही नहीं है, और फिर मैं कह रहा हूं चलो इन्होंने ये नोटिस विड्रॉ किया, आपको 148 का नोटिस दे दिया, आ जाओ भाई बताओ क्या कहना है, और उसके बाद फिर ऑर्डर पास कर दिया 148A(d) में, और फिर आपको 148 दे दिया, तो क्या करोगे? वी आर बैक टू द स्क्वायर वन. ऑब्जेक्शंस शुड बी रेज्ड at a time, at a stage whereby, and the parties should not be in a position to change their stance. ठीक है. So, हालांकि somebody can say, हालांकि मैं चाहता नहीं था, लेकिन अब राजेश जी का भी आग्रह था, इतने लोगों का आग्रह है कि साहब बताओ बताओ, आज 25 मई है, 24 मई है, तो आई एम ऑन एयर, आई एम ऑन रिकॉर्ड. सो अब ये रिकॉर्ड तो परमानेंट है, अवेलेबल रहेगा, बशर्ते राजेश जी इसको अपने पास ही रखें. शेयर ना करें 30 जून से पहले और एक्सटेंडेड डेट. Sir, already more than 500 members requested me to send the recording of this webinar. अब बताइए. उनको बोलना तो ये तो CBDT को पहुंच ही जानी है. अरे और अच्छा, इससे भी एक इशू और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 15, 16, 16, 17 के नोटिस भी इशू हुए 1 अप्रैल के बाद.
भाई 15, 16, 16, 17 पे तो ये नोटिफिकेशन अप्लाई कैसे होता है? डेट ही नहीं खत्म हुई। उसकी डेट ही खत्म नहीं हुई तो भाई, और 1 अप्रैल से नया लॉ आ गया, तो नया लॉ आ गया तो नया लॉ में तो 148 के बिना वो नोटिस क्या हैं? एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन भैया आ गया है, रिटर्न भर दो, ऑब्जेक्शन लो बाद, रिटर्न भर दो। पेट में दर्द कुछ समय के लिए होता है, होने दो, कम से कम ठीक तो हो जाएगा। अभी मीठी गोली लेके स्वाद ले लिया, लेकिन तबीयत ठीक ना हो, क्या वो स्थिति बेहतर है? मैं आई थिंक जो मैंने ये सिमिली दी है, ठीक है, मैंने जो ये उपमा दी है, वो मेरे ख्याल में गहरी गहरी सोच में खो गए सर आप। कौन? मैं नहीं, मैं इश्यूज देख रहा हूँ। आपके कारण हमारा ड्राफ्टिंग वाला पर्सन बेला बैठा है। विजय साहब कहते मेरे को काम नहीं दे रहे यार, ड्राफ्टिंग करा रहे। नहीं करनी। मैं कहा गुप्ता जी ने ड्रॉप हो गया है। सर, वो ड्राफ्टिंग ड्रॉप हो गई। मैं कहा गुप्ता जी ने रोक रखा है तो अभी ड्राफ्टिंग नहीं कराई इनसे। अब नहीं करनी। आज ड्रॉप हो गई सर, ड्राफ्टिंग ड्रॉप हो गई। रिप्रेजेंटेशन की। अच्छा, यदि मैं ये प्रश्न करूं कि नए लॉ में सपोज कोई असेसमेंट ईयर 18-19 है या 17-18 है, ये मान लेते हैं, तो उसका केस कब तक खुल सकता है? 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो इसका मतलब 31 मार्च 2028 तक। लेकिन नए लॉ में ऐसा भी संभव है कि 31 मार्च 2028 के बाद भी वो खुल सके। अब कोई हमारे मित्र कह सकते हैं तो 10 साल की लिमिट है, तो 31 मार्च कैसे टप सकती है? टप सकती है, बिकॉज 149 में ये लिखा हुआ है कि 148A की इंक्वायरी में जो टाइम आपको दिया गया है और जो टाइम एक्सटेंड किया गया है, आपने मांगा भाई 1 महीना और दे दो, उसने कहा भाई ले लो। आपने कहा साहब 1 महीना और दे दो, उसने कहा ले लो। तो दिस टाइम लिमिट now which is given to you or which is extended, now this will be added to that period of 10 years. तो इसलिए 10 साल से परे भी रेलिवेंट असेसमेंट डेट से 10 साल का केस तो खोला जाएगा, उससे परे नहीं खोला जाएगा। लेकिन सोच के बैठ जाए 31 मार्च निकल गया अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। 148A में जो टाइम लिमिट है वो भी ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, अब मेरी ख्याल में प्रश्न बहुत सारे हैं। आप बता रहे थे राजेश जी, कुछ आपके पास डायरेक्ट आए हैं। जी 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 जी। हैं तो कुछ तो क्वेश्चन सर हमारे जो हमने सर्कुलेट किए हैं वही है सर क्वेश्चन। नहीं, वो तो मैंने लगभग जवाब दे दिए हैं। हाँ ठीक है ना, और भी कुछ मुद्दे मैं ले सकता हूं। जी सर। जैसे 148 सबसेक्शन 2 जो ओल्ड लॉ था, उसमें था कि असेसिंग ऑफिसर को रीजन रिकॉर्ड करने होंगे। अब वो रिक्वायरमेंट लॉ में तो नहीं है, लेकिन वो एक तरह से इनबिल्ट रिक्वायरमेंट अभी भी है, क्योंकि जब वो इंक्वायरी करेगा तो अपने बॉस के पास जाएगा, स्पेसिफाइड अथॉरिटी के पास जाएगा, साहब आप मुझे अप्रूवल दीजिए। अप्रूविंग अथॉरिटी के किस बात पे अप्रूवल दूं भैया, लिख के तो दिखला, बिकॉज सरकार में तो फाइलें बोलती हैं। तो रीजन रिकॉर्ड करने की स्टैट्यूटरी मैंडेट चाहे हटा दिया गया हो, लेकिन जो 148A की स्कीम है, अप्रूवल की जो स्कीम है, उससे उसको रिकॉर्ड करना ही होगा, विच इज नथिंग बट इन ए वे आई मीन रिकॉर्डिंग ऑफ द रीजन। जस्ट ए मिनट। तो 148 का जब नोटिस आया है तो आपको रिटर्न भरनी होगी। रिटर्न भरिएगा, रिटर्न भरने के बाद कॉपी मांगिए रीजन की,
और उसको आप ऑब्जेक्ट करिए। लेकिन मेरा ये मानना हमेशा होता है, यदि आप रिट में जाना चाह रहे हैं तो आप ये प्रोसेस करिएगा, यदि रिट में नहीं जाना चाहते तो अपने आराम से ले लीजिएगा रीजन वगैरह भी, बिकॉज द थिंग विच यू आस्क एट दिस स्टेज, then definitely that will put assessing officer on alert. But in any case, in case you get or obtain the reason and the reason contains some report, reference of some report of SEBI or investigation wing, or some informations claimed by your SSE that he has received it from some other assessing officer, ask for the copy. If reason says that some adverse material has been collected, ask for the copies before you file your objection. If his reason refers to some statement of a witness against you, ask for the complete copy of that statement. Even if reason contains only part of the extracts of the statement. Because unless you have the complete adverse material or adverse statement, then only you can understand and appreciate the background, the reference, the context, and then that will help you to fight or contest your case effectively. तो राजेश जी, आपके प्रश्न क्या है वो अब आप बताइएगा, क्योंकि मेरा एक दूसरा भी वेबिनार है। हालांकि सर ओनली 3 क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ सर। नहीं, जो पहले भी आपने कुछ भेजे थे मुझे, वो तो सर मैं निकालता हूँ। आपने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, आप निकाल पाएंगे? मैं निकालूं? मैं निकाल लेता हूँ सर। क्वेश्चन निकाल लिया सर मैंने। In the last webinar, Rakesh sir said that there is a difference of onus between regular assessment and reassessment. Please clarify on this point. तो इन्होंने मेरा कैलकाटा वाला वेबिनार सुना होगा शायद। जी सर, जी सर। मैंने उस दौरान कहा था, लेकिन मैं बाद में भूल गया था। देखिए, सेक्शन 68 का जो ओनस है वो एसएससी के ऊपर है, बिकॉज व्हेन एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स। लेकिन रीअसेसमेंट में मेरा ये कहना है, एंड विच गॉट अप्रूवल फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट, कि एक बार असेसमेंट जब खोल दिया गया है, और किस बात पे खोला है कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स इज एस्केप्ड असेसमेंट, तो ये प्रूव करने की जिम्मेदारी कि हियर इज द इनकम एंड इट हैज एस्केप्ड असेसमेंट, इट वाज चार्जेबल टू टैक्स, ना इट शुड रिमेन विद द असेसिंग ऑफिसर, एंड असेसिंग ऑफिसर cannot make addition, should not make addition merely on this basis that SSE failed to discharge his onus. I remember in one case of Pradeep Gupta जी से मेरा मिलने का मौका नहीं मिला, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 303 ITR at page 95, Delhi High Court. My Lord Justice Vikramjit Sen, as he then was. मुझे याद है, मैंने कहा my lords, whatever my lords will lay down, that will become the law, at least for the jurisdiction of the Delhi High Court. Therefore, kindly consider one aspect of my argument, that if the department is permitted to reopen an assessment, disturb the finality of an assessment on this ground that some income has escaped assessment, and thereafter, after reopening, if the department starts asking, now you prove this, you prove this, you prove this, you prove this, when that may be somewhat quite onerous. And I tell you, in that decision, the Delhi High Court has laid down a very important proposition of law. But then, unfortunately, that proposition of law has not been captured correctly by any tax journal. So this was the point which I wanted to highlight in my Calcutta webinar, which Mr. Ashok Sureka is referring, which I omitted. Therefore, in 147, when the assessing officer seeks to tax my escaped income to tax or any other income which has also escaped assessment, then the burden to prove
that this is income which has escaped assessment is, should and ought to be on the shoulders of the assessing officer. That is what the burden of proof, the onus of proof should be in case of reassessment, on the shoulders of the assessing officer. That is what I wanted to say. Yes, next. Next question. Under amended provisions, in specified circumstances, the department can reopen as back as assessment year 10-11. Assessee generally don't keep records beyond 7 years. Therefore, assessee will have difficulty in replying on facts. In such cases, are well-established legal defense point available? तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपका ये जो मानना है कि 10 साल 10/11 से खोले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो 10 साल हैं वो असेसमेंट ईयर 15-16 से माने जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें, क्योंकि 13-14, 14-15 जो एक्सटेंशन जिनकी मिल गई है सिर्फ वही है, अदरवाइज 1 अप्रैल 2021 के बाद इवन असेसमेंट ईयर 14-15 का केस भी नहीं खुल सकता था। और इस बात के लिए उन्होंने नए प्रोविजन में सेक्शन 149 में फर्स्ट प्रोवाइजो देकर ये उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद कोई केस नहीं खोला जाएगा जो पुराने लॉ में नहीं खोला जा सकता था। वो बात अलग है कि 13-14, 14-15 के लिए इस एक स्पेशल सर्कमस्टेंस की वजह से, स्पेशल एक्ट की वजह से, उस एक्ट के अंतर्गत इशू हुए नोटिफिकेशन की वजह से वो केस खोल दिए गए हैं 30 अप्रैल तक या अब 30 जून तक। वरना नए लॉ में 14-15 तक के केसेस नहीं खोले जा सकते, ठीक है। तो इसलिए 10-11 वाली बात तो खत्म हुई, ठीक है। तो अब 15-16 के तो आप रखने के लिए बाध्य हैं ही है। 7 साल 8 साल खत्म नहीं हुए हैं आपके, तो आप रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक थ्रू मेल के आया था। सुरेंद्र सिंगल जी पूछ रहे हैं, असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2013-14 was completed by ITO under section 143(3). Now notice under section 148 is issued by DCIT. Is it valid notice? पहला क्वेश्चन। दूसरा, इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 13-14 was below 30 lakhs and income in current return is exceeding 30 lakhs. देखिए शायद इनका प्रश्न ये है कि मेरा असेसमेंट ईयर 13-14 का असेसमेंट आईटीओ के द्वारा होता था, और यदि उसी साल का केस खोलना है, 148 करना है, तो वो किसी दूसरे अफसर के द्वारा कैसे किया जा सकता है। देखिए किसको अधिकार है केस रीओपन करने का? द असेसिंग ऑफिसर। एंड असेसिंग ऑफिसर मींस द असेसिंग ऑफिसर हु इज द असेसिंग ऑफिसर एज ऑन द डेट ऑफ रीओपनिंग। So as on the date of reopening, who is your assessing officer? आपकी लास्ट रिटर्न 30 लाख से ऊपर की थी लास्ट रिटर्न, और 30 लाख से ऊपर की रिटर्न पर ऐसा लगता है आपके क्वेश्चन से कि डीसीआईटी को वो जुरिस्डिक्शन, मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन था, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डीसीआईटी को था। तो आपका असेसिंग ऑफिसर एज ऑन द डेट ऑफ रीओपनिंग जब डीसीआईटी है तो डीसीआईटी तो खोलेगा। लेकिन सर वो केस 143(3) में भी हो चुका है। नहीं, 143(3) में हुआ है वो एक अलग चीज है कि आपके केस में 6 साल के अंदर तो इवन 143(3) वाले केसेस भी खोले जा सकते थे, बशर्ते कि असेसिंग ऑफिसर को 4 साल के बाद ये प्रूव करना पड़ता था कि दिस रीओपनिंग इज एज ए रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द एसएससी टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स फुली एंड ट्रूली। यदि आप फर्स्ट प्रोवाइजो पढ़ेंगे पुराने लॉ सेक्शन 147 का, वो था ये कि जहां ओरिजिनल असेसमेंट हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 143(3) और अंडर सेक्शन 147, then beyond 4 years the case can be reopened only if there is a failure on the part of the assessee to disclose material facts fully and truly. तो यदि असेसिंग ऑफिसर ने ओरिजिनल असेसमेंट 143(3) करने के बाद 4 साल के बाद यदि केस खोला है आपका, तो उसको सिद्ध करना होगा कि दिस रीओपनिंग इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द एसएससी टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स फुली एंड ट्रूली। और दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, इवन बॉम्बे हाई कोर्ट तो यहां तक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में असेसिंग ऑफिसर को इवन अपने रीजन में भी लिखना होगा कि फेल्योर एसएससी की थी और क्या फेल्योर थी, ये भी लिखना होगा। तो इसलिए आप प्रोटेक्टेड है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 4 साल के बाद खुल रहा है तो वो केस खुल नहीं सकता, खुल सकता है। Sir, question Pradeep Kumar ji is asking, after introduction of faceless scheme of assessment, is it possible to receive a notice under section 148 dated 31 March 2021 for assessment year 2013-14 and 14-15 with the name printed of AO and digitally signed by him? क्यों नहीं, डिजिटली साइंड बाय हिम तो होगा ही। सारे नोटिस आजकल डिजिटली साइंड ही होते हैं।
अच्छा, इनका मतलब है कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट से नहीं आया है, ये मतलब है, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब यही है सर कि पुराना कोई नोटिस होगा जो लेकिन मुझे याद है कि इनिशियल नोटिस तो भाई प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा जारी होता है, और प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी में ये सारी अथॉरिटी आती है। जी जी बट एनीवे, सिंस दिस इज रिलेटेड टू प्रोसीजर, तो आप देख लीजिएगा कौन कर सकता है, नहीं कर सकता, ऑब्जेक्शंस में आप ले लीजिएगा इस चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश इज आस्किंग सर, नोटिस इशूड ऑन 28 मार्च 2021 फॉर 13-14 असेसमेंट ईयर 13-14 इज वैलिड व्हिच वाज अर्लियर असेस्ड अंडर सेक्शन 143। हाँ, मैंने अभी बताया जवाब कि 4 साल के बाद, नंबर एक बात तो ये जो 28 मार्च 2021 है, ये एक्सटेंडेड पीरियड है लॉ के द्वारा, तो इसलिए हालांकि 13-14 का नोटिस 31 मार्च 2020 के बाद नहीं आ सकता था, लेकिन वो 31 मार्च 2021 हुआ है, अब 30/6/2021 है, और 4 साल के बाद खोला है, तो असेसिंग ऑफिसर को ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि दिस रीओपनिंग is as a result of the failure of the assessee to disclose all material facts fully and truly. Next question, Umesh Thakur ji is asking, sir, first lockdown was on 23rd March 2020. So just 8 days less were available with the department for issue of notice. And in lieu of these 8 days, they have taken additional more than 450 days. Whether is it justified? There is no mathematics. There is no mathematics involved here. Now, merely because they were having 7 days, and now they have got extensions of 1 year. Now there can be extension of 3 years also if the pandemic, unfortunate, ईश्वर ना करे कि ये चले, तो इसलिए we cannot, decide this kind of a thing by sheer number of days. Next question. रश्मिकांत चौकसी जी पूछ रहे हैं, represented by specific assets as mentioned in the section, does this means if there are other assets other than specific assets what is mentioned in the section, what happens? No, that escaped income should be represented by asset, that as a result of that income some asset also must come into existence. That is what the purpose is. Next question. Sir, our assessee got the mail of section 148 notice, but on income tax portal, no notice has been found. Now, what is the position, legal position? You read rule 127 and then see whether the service of the notice has been done in accordance with the requirements of those rules. That rule 127 lists several modes, and that too in order of precedence. So, if it falls in any one or more of the modes, then it is all right. If it is not, then it has not been served on you. Next question. Sir, our assessee got the mail of section, is the limit of rupees 50 lakhs for reopening is per year or aggregate for all earlier year? For each year. आपको ध्यान हो, सेक्शन 153A में भी ये 6 से 9 साल किया था लिमिट, वहां पर इन 1 और मोर इन एग्रीगेट था, लेकिन यहाँ फॉर्चुनेटली 50 या उससे अधिक 1 साल में, जिस साल का केस खोलने की बात है. Sir, our assessee got the mail of section 148 notice, but on income tax portal वो तो ये तो हो गया. ये तो हो गया. I think आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कोई भी. सर का इतना वैसे तो डेलिब्रेट था, डिटेल था कि कोई क्वेश्चन सर ने छोड़ा ही नहीं. पहले सारे चैट बॉक्स में 55 लोग हैं, ये कौन है? इसमें सर चैट बॉक्स में 55 कुछ मैसेजेस हैं. ये कुछ सर अपने ना वो लिख देते हैं, मेंबरशिप नंबर वगैरह एक्सेट्रा, तो वो है. सर ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि हमने अटेंड करी, हमें सीपी आवर देना. अच्छा. सर कोई क्वेश्चन सर? हाँ, तो और कोई क्वेश्चन हो, कोई हाथ उठा रहा? हाँ, जगदीश जी. राकेश सर नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार सर, एक सेक्शन 68 और 69A वाली जो एडिशन है, जो फाइनेंशियल ईयर 16-17 में जो हुई थी डीमोनेटाइजेशन पीरियड वाली, उसमें उन्होंने क्या किया, एक केस आया था मेरे पास, उसमें उन्होंने रिटर्न फाइल की थी 44 AD में, प्रेजम्पटिव वाले में, और ग्रॉस रिसीट उन्होंने गलत लिख दिया था रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे, बट असेसिंग ऑफिसर ने बैंक से एक सर्टिफिकेट लिया कैश डिपॉजिट का, और उसके डिफरेंस अमाउंट को ऐड करके 69A में 115 BBA लगा दिया.
Is it a valid sir? Yes, why not? हाँ भाई मैं कह रहा था मिजाज साहब से करा दे। Okay sir. हाँ, अच्छा why not? मैं कर ओके ओके जी, ओके Thank you sir. Thank you. No question, sir. Now, thank you very much, sir. तो खत्म करें। कोई क्वेश्चन आंसर में आया एक कोई? जी हाँ, एक आया है सर। सर आया है। Can the assessment be made under 148 if the same? सर issue ऑलरेडी was यू assessed? डिस्कस सर। हाँ, ये तो नहीं सर हो आप तो सकता। आपने ऑलरेडी ले लिया है। जी सर। Anyway, sir, now no question left. चलो सर, thank फिर तो you. फिर तो हाँ। खत्म करते हैं। जी ठीक सर, है जी ना? सर, जी सर। तो लोगों के मन में जो शंकाएं थी और जो उत्सुकता थी, जो जिज्ञासा थी कि 148 वैलिड है तो प्रोसेस कौन सा लगेगा। अब अश्विनी जी नदारद हैं, तो अब वो लगता है वो रिप्रेजेंटेशन बनाने में लग गए होंगे। संजय जी क्या कह रहे हैं? कुछ कह संजय रहे जी हैं? कुछ कह रहे हैं सर। जी सर। सर अनम्यूट कर लो सर, अग्रवाल जी अनम्यूट। हाँ मैं सर कह रहा हूँ नदारद है, लेकिन वो प्रेजेंट है सर, चिंता हाँ। मत करो। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, सर्वव्यापी। वो करता है ना, करता हमारी फैमिली के। करना ही पड़ेगा कुछ। लेकिन साहब अश्विनी जिंदल जी जैसी जीवटता जो एक वो है, वो बहुत कम लोगों में होती है। सर बिल्कुल। लगे रहते हैं सर, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लगे रहते हैं। यस यस। एनीवे सर, थैंक यू। एक और कोई क्वेश्चन आया है, ये क्या आया है भाई? सर क्वेश्चन तो आपको आते रहने हैं। हाँ, Sir, नहीं please सर, go प्लीज through- गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ एसेट्स अंडर सेक्शन 149B. Yes, I have read it. Rashmikant ji, I have explained and given a reply after reading that. It doesn't mean that if you have got the whole lots of assets in your balance sheet, now that can be said to be represented by that income which has escaped assessment. There has to be one-to-one correlations only then. I mean, yes. सर एंड करें ना सर? हाँ, please. Thank you, sir. Thank you very much Thank you. for your nice deliberation and accepting our invitation. I request our convener Rajiv Kohli ji, sir, for formal vote of thanks, sir. Over to Rajiv Kohli ji. राकेश जी थैंक यू वेरी मच। आपने सारी आकांक्षा और मन में जो थी ना सब चीजें स्पष्ट कर दी, इतनी स्पष्ट थी। और आजकल आपकी जो आप कविता और अपने छोटे भेज रहे हो सिर्फ दिल से लिखी हुई है सबकी। They are heart rending, so beautiful and so well done. It's a pleasure to read all those these. अरे वाह। And जो सर और जो फंडामेंटल चीज है, सरकार सब कुछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लिमिटेशन प्राइस से बढ़ा दी। सर वेरी फ्यूटाइल पॉइंट की ये लिमिटेशन लागू होगी नहीं होगी, एंड वेरी एक्सप्रेस है। एंड व्हाट इज द रीजन टू बिलीव एंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड व्हिच यूज्ड टू फॉल। अब बेसिकली उसके बजाय आप सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे जाएगा कि इंफॉर्मेशन सजेस्टेड एस्केपमेंट ऑफ इनकम फ्लैग्ड बाय द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो एक तरफ माइंड होगा, एक तरफ मशीन प्रोसेस होगी। तो सर वक्त बताया आगे क्या होना है। बाकी सर रियली वेरी थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल डेलिब्रेशन सर। एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रीड पोएम्स ऑफ राकेश सर? नवीन कुमार जी का। सर वो तो आती है व्हाट्सएप पे हैं? मैं इनको वो मेरे नंबर देता हूं व्हाट्सएप सर। आप मेरे व्हाट्सएप पे नहीं होंगे, आप राजेश जी से ले लीजिएगा। नवीन हाँ जी। बिल्कुल, आप मेरे को भेज दीजिए, मैं दे दूंगा। अच्छा ठीक थैंक है। यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आपका दूसरा भी वेबिनार है, तो नमस्कार जी, विद दिस सर थैंक यू। ओके सर। थैंक यू वेरी नमस्कार मच। जी, नमस्कार। थैंक्स टू नमस्कार ऑल नरेंद्र सर। साहब, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच अश्विनी सर। जी नमस्कार, जगजीत जी, संजय जी नमस्कार। और नारंग साहब कैसे हो? ठीक हो सर? बहुत बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। लव टू सी यू सर आफ्टर सो मेनी मंथ्स। हाँ सर, लॉकडाउन ने बहुत कुछ बदल दिया ना। हाँ, कमर कस ली है? नहीं कसी अभी? नहीं, बिल्कुल कमर कसी हुई है सर। कमर कसी हुई है? आपको फिर पता है ठीक कि हम कर्मयोगी हैं। नहीं, अच्छा है भाई साहब, आप भी बड़े कर्मठ हो, करते रहते हो। हमारे अरुण जी वैसे बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं इनकम टैक्स में। आज इनकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैं तो सोच रहा था कि सर मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं किया, राकेश जी ने बहुत एलोबरेट किया और कुछ चीजों में हमारी सिमिलरिटी थी, फिर क्वेश्चन क्या रेज करता है। व्यू अच्छा। सेम थे हमारे। हाँ। तो इसमें इसलिए इसमें रिकॉर्डिंग बंद कर देना, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, बंद करता हूँ, बंद करता हूँ। क्योंकि वैसे मैं बता दूं, होने लग जाती है ना, फिर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता ना।